हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं आप लोगों की? चल रही होगी ना। तो आइए इस नए सेशन में आप लोगों का फिर से मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। देखते हैं क्या इसमें चल रहा है हम लोगों के बीच में। जैसे कि हम लोगों के बीच में इसमें क्या चल रहा है, इसमें ईवीएस चल रहा है ना। मौसम तो बरसात से चल रहा है लेकिन हम लोगों का ईवीएस चल रहा है। तो ईवीएस में हम लोग अभी तो हम लोगों ने कई दिनों से देखा क्या रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे थे। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, आप लोग देख भी रहे होंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वो रीजनिंग का सेट आप लोगों ने देख भी लिया होगा अच्छे से और आप लोगों को समझ भी आया होगा, जिसमें से मैं 4 सेट आप लोगों को करवा चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखें जाके फिर से देखिए। बेहतरीन क्वेश्चन उसमें मैं शामिल किया हूं जो आपके पेपर में आएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि मैं एक सेट में करीब मैं 20 से 25 क्वेश्चन करवा रहा हूं और उसमें से अगर ओवरऑल देख लेंगे तो आपका 20 क्वेश्चन, केवल 20 ही क्वेश्चन तो आना है आपके एग्जाम में। पूरा अगर आप हल कर लेंगे तो उसमें से 15 से 16 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बाकी 2-4 क्वेश्चन आप अपनी किताब से पढ़ लेंगे, उससे आपका हो जाएगा। लेकिन मैं जो प्रैक्टिस सेट आपको लास्ट में करवाऊंगा, ये तो मॉडल सेट चल रहा है, फिर आपका जो टेस्ट में करवाऊंगा पूरा होल पेपर का, तो उसमें एग्जाम के पैटर्न पे बिल्कुल सारे क्वेश्चन को शामिल करूंगा। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने सीट को, मतलब मैं 100% नहीं कह सकता हूं क्योंकि भाई ईश्वर की माया कुछ अलग ही होती है, लेकिन जिस प्रकार मेहनत किया जा रहा है, जिस प्रकार क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, जिस प्रकार हमारी टीम काम कर रही है, मुझे ये आशा है कि आप लोगों को सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। जरूर लगे रहिए, किसी चीज की गारंटी नहीं होती है, लेकिन ये जरूर कहा जाता है मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप अगर हिम्मत वाले हैं, हिम्मत अगर आप बना के चलते हैं तो आपकी विजय होना तय है। तो मैं देखता हूं आज फिर से क्या ईवीएस का मॉडल सेट लेके आया हूं 20 क्वेश्चन का, जो आपका पेपर में आ रहा है। 20 क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऐसे ही मॉडल सेट में तैयार किया और जो नया सिलेबस आपका बना हुआ, उस नए सिलेबस को ध्यान में रख करके मैं इसको तैयार करवाया हूं इस मॉडल सेट को। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज ये 5वां हमारा सेट है। देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न देखने से पहले आप लोग ये काम जरूर, गुरु दक्षिणा जरूर दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर पढ़ें। क्योंकि कोई चीज होती है ना, अकेले बोर करती है, लेकिन जब उसे मिलजुल कर हम करते हैं तो फिर वो हमारे लिए आनंदमय हो जाते हैं। कभी किसी के देखते हैं फंक्शन, कोई प्रोग्राम होता है, उसमें क्यों काफी लोगों को बुलाया जाता है, अकेले भी तो मनाया जा सकता है। लेकिन होता क्या है, जब कई लोग इकट्ठा होते हैं तो उसका एक अलग ही मतलब एटमोस्फियर, जो जो वातावरण है, अलग ही वातावरण बनता है और उसकी अलग ही एक तरह की पहचान होती है और एक अलग ही उसमें खुशियां होती हैं। तो इसलिए जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर आइए देखते हैं फिर ये जो चल रहा है। फिर मैं मतलब सॉरी, मैं कह रहा हूं कि इसको आप लोग शेयर करके जरूर पढ़ें अपने दोस्तों के साथ। बाकी कोई दिक्कत होती है इस नंबर पे आप कॉल करें 8005257808। तो देखते हैं अपने प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। मेरा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान दीजिए। लाइट चली गई, देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद। आइए देखते हैं, लाइट कट गई थी थोड़ा सा, फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में अब शुरुआत करते हैं हम, क्या अपना क्लास शुरू करते हैं ना। ये क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कैसे क्या चीज है। तो ईवीएस जो है, ईवीएस में 4 टॉपिक बांटा गया है। पहला टॉपिक आपका क्या है, ये प्राकृतिक दुनिया ना, द नेचुरल वर्ल्ड। द नेचुरल वर्ल्ड का पहला पार्ट है। आइए पहला पार्ट का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक देखिए। यार ये सब क्या चीज आ रहा है, मुझे 1 मिनट वेट कर लीजिए। पहला पार्ट का पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। पहला पार्ट का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल चक्र को लगातार चलाने के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पहली तो बात हम ये समझेंगे जल चक्र होता क्या है। पेन ब्लू ले लेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। पहली बात ये समझे जल चक्र क्या होता है। मैंने आपको बताया जल चक्र क्या होता है, कई बार किया। जैसे ये नदी है, ठीक, यहाँ नदी है, पानी भरा हुआ है पूरा। फिर क्या होता है, यहाँ से पानी जब गर्म होता है पानी तो क्या होता है, वाष्पित होता है। क्या होता है, वाष्पीकरण होता है इसका। वाष्पन होने के बाद फिर यहाँ जाके संघनन होता है, ऐसे ऐसे संघनन होता है। फिर जो है यहाँ पर वर्षण के रूप में फिर वो नीचे की तरफ गिरता चला जाता है ना। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी, पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी, ये जल चक्र कहलाती है। क्या कहलाती है, ये जल चक्र कहलाती है। ठीक, तो अब पूछ रहा है ये जो प्रक्रिया फॉलो हो रही है, ये
कब, किसके लिए इसका मुख्य स्रोत, कौन सी ऊर्जा इसके लिए चाहिए जिससे ये प्रक्रिया पूरी अच्छी तरह से फॉलो हो। आप लोग बताइए कौन सा ये चाहिए इसके लिए जो पूरी तरह फॉलो हो। तो इसके लिए पानी गर्म होना बहुत जरूरी है। जब पानी गर्म होगा तभी तो पानी उठेगा। तो उसके लिए क्या क्या बिजली से इतना हम पानी गर्म कर लें, कितनी भारी मात्रा में पानी है, दुनिया समुद्र हर जगह पानी है, बिजली की इतनी पावर इतनी क्षमता है कितना गर्म कर लेगा, नहीं कर पाएगा। पवन से हो जाएगा, पवन से ठंडा होता है, गर्म नहीं होता। लेकिन हमारा जो सूर्य है, सूर्य, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी हो रहा है, फर्स्ट वाला भी देख लेते हैं। तो जो सूर्य है, सूर्य देवता जी, इतनी उनके अंदर प्रकाश में गर्मी है, वो जल को गर्म करते हैं, फिर वो वाष्पित होता है, फिर वो संघनित होकर नीचे आता है, फिर वाष्पित होता है, फिर संघनित होकर नीचे। ये पूरी प्रक्रिया जो होती है उसके लिए सूर्य हमारा जिम्मेदार होता है। कोयले में भी इतनी ताकत नहीं कि हम कोयले से अगर हम ऊर्जा बनाएं और पूरी दुनिया की ब्रह्मांड के पानी गर्म कर ले, नहीं हो पाएगा। तो जल चक्र जो होता है उस सूर्य पर डिपेंड करता है। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, पहला क्वेश्चन ये था, पहाड़ी इलाकों में यातायात असामान्य होने के लिए निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग सबसे अधिक है। अब बात करते हैं पहाड़ी इलाकों का। पहाड़ी इलाकों में होता क्या है, कभी सोचा है आपने? पहाड़ी इलाकों पत्थर होते हैं, ऐसे बड़े बड़े से ऐसे पत्थर होते हैं, ऐसे पत्थर होते हैं ना, ऐसे पत्थर। अब इन पत्थरों पे चलने के लिए या तो इंसान खुद चल सकता है, नहीं तो किसी साधन का उपयोग करे, हेलीकॉप्टर का उपयोग करे। लेकिन जैसे आप कहीं चढ़ाई पे जाइए या फिर वैष्णो देवी जाइए, तो वैष्णो देवी में क्या है कि आप पत्थर पे चढ़ाई करते हैं ना, तो वहां देखते हैं कभी पहले, अब तो नहीं, पहले जानवरों का उपयोग होता है, अब तो पिट्ठू वाले आदमी आते हैं, 10,000 20,000 रुपए लेते हैं, अपनी पीठ पर लाते हैं, बेचारे वो लेके जाते हैं, पहुंचाते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। तो ये सब चीज जो था, अरे यार, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, तो पूछ रहा है कि किस जानवर का वहां प्रयोग किया जाता। अब आप बताइए, ऊंट जो है, क्या ऊंट का प्रयोग कर पाएंगे हम? ऊंट के पैर कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ऊंट हमारा कहाँ चलता है? ये रेगिस्तान में। कहा जाता है? ये रेगिस्तान में ना, रेगिस्तान में हमारा ऊंट चलता है। और ऊंट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज। समझे मेरे बच्चों? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता। हाथी, हाथी तो इतनी भारी होती है, इतनी ज्यादा, ये जो होता है जैसे किसी चीज को खींचने के लिए, भारी वस्तु को ढोने के लिए ये ज्यादा कामगार होती है, लेकिन ऊंचाई पर चढ़ाई करने के लिए नहीं हो सकती। जितना ही हल्का जानवर होगा उतना ही अच्छे से वो ऊंचाई पर चढ़ लेगा और थोड़ा सा मजबूत जानवर होगा। हाथी तो बहुत मजबूत होती है, लेकिन ये चढ़ाई नहीं कर पाती क्योंकि ये इतनी भारी होती है, चढ़ेगी तो खुद ही नीचे चली जाएगी। भैंसा, भैंसा तो इतना ताकतवर नहीं होता है, ये बोझा ढो सकता है बस, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो क्या बचता माने? याक और खच्चर, ये मजबूत भी होते हैं, हल्के भी होते हैं, इसलिए ये अच्छे से चढ़ाई पत्थरों पहाड़ों पर चढ़ लेते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ये तो हमने देख लिया, अब तीसरा प्रश्न बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? एस्कीमो जनजाति। एस्कीमो जनजाति ये पाई कहाँ जाती, ये रहती कहाँ एस्कीमो जनजाति? बताइए। एस्कीमो जनजाति जो है हमारी, वो रहती है कहां पर? आर्कटिक और उप आर्कटिक महाद्वीपों में। कहां रहती है? आर्कटिक, आर्कटिक एवं उप आर्कटिक क्षेत्रों में। ठीक, आर्कटिक एवं उप आर्कटिक क्षेत्रों में एस्कीमो जनजाति पाई जाती है। कह रहा है जो एस्कीमो जनजाति है ये बर्फ के ब्लॉकों, बर्फ माने बर्फ ब्लॉक, जो जैसे ब्लॉक, ब्लॉक किसे कहते हैं? किसी एक खंड को, जैसे एक इलाके को ब्लॉक कहा जाता है ना, तो बर्फ का पूरी तरह से वहां बर्फ ही जमी रहती है, पूरी तरह से बर्फ रहता है। तो कह रहा बर्फ के ब्लॉकों को आपस में जोड़कर बनाए जाने वाले, जब जोड़कर बनाए जाने अर्ध गोलाकार, अर्ध गोलाकार कैसे? जैसे मैंने बताया था, ये आपका पूरा गोलाकार है, ये सर्कल है, लेकिन अर्ध गोलाकार कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं ना। हेमिस्फीयर जो है अर्ध गोलाकार घरों को क्या कहते हैं? आपको मालूम है। पहली चीज तो बर्फीली इलाकों में कैसे घर बनाते? इग्लू। बर्फीले घर को क्या कहते हैं? इग्लू। यही से हमारा उत्तर निकल आया। और इग्लू बनता कैसे? ऊपर ऐसे अर्धवृत्ताकार, फिर इसके बाद घर रहता है, इसी में दरवाजा लगा रहता है, लोग इसी के अंदर रहते हैं। ऐसा क्यों बनाया जाता है? ताकि
अगर बर्फ यहाँ पड़ती है तो सीधा नीचे वो चली जाए, ऐसे नीचे गिर जाए, इसलिए इस प्रकार के घर वहां बनाए जाते हैं। तो ये होता है। अच्छा, कारवां क्या होता है? कारवां जो होता है वो लोगों का एक समूह होता है जो एक तरफ चलता है, उसे कारवां कहते हैं। ठीक है। टेंट क्या होता है? टेंट जो होता है कपड़े का बनाया हुआ अस्थायी घर होता है। हवेली क्या होता है? बड़े जो मकान होते हैं उनको हवेली कहते हैं। यार इनकी हवेली भैया, घर नहीं वो हवेली है, मतलब बहुत बड़ा घर है, उसे हवेली कहते हैं। समझे? आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। कीट भक्षी पौधा। कीट भक्षी से मतलब क्या होगा? मतलब कीटों का भक्षण करने वाला पौधा। एक पौधा होता है कीटों का, जिसे घटपर्णी भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्चर भी बोलते हैं, पिक्चर प्लांट बोलते हैं ना। घड़े के आकार, इसका पौधा जो होता है वो घड़े के आकार ऐसे बना होता है, उसकी जो पत्ती होती है घड़े के आकार की होती हैं। तो उसमें जब कोई कीड़ा जाता है, जैसे गया, पट्ट दे से उसका बंद हो जाता है मुंह। ऐसे पौधा है, घटपर्णी पौधा होता है, उसके अंदर जैसे कोई ऐसे मुंह खुला रहता है, जैसे कोई कीड़ा गया उसके पट्टे से बंद हो जाएगा। जब बंद हो कीट उसमें मर जाएगा। तो कह रहा है कि कीट भक्षी पौधा जो होता है, कीट को भक्षण करने और कीट को खाने वाला जो पौधा होता है, वह कीड़ों को क्यों पकड़ने और खाते हैं? बताओ। ये कह रहा है कि क्यों पकड़ते हैं भाई, आप क्यों खाते हैं? आप क्यों खाते हैं खाना? ऊर्जा पाने के लिए ना। लेकिन ऊर्जा में आप क्या क्या प्रोटीन, वसा, फैट, यही सब तो लेते हैं ना। तो कीटा जो कीट भक्षी जो पौधा है, ये क्यों कीड़ों को खाता है? ऑप्शन देखते हैं। पानी को कमी पूरा करने के लिए? नहीं भाई, पानी कमी नहीं पूरा, उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तब वो इसलिए खाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। मनोरंजन के लिए नहीं, किसी के जान मनोरंजन के लिए पौधे नहीं मारते हैं। छाया पाने के लिए नहीं। छाया क्यों? कि इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको ऐसा ऑप्शन देगा, कुछ बच्चे होंगे जो वीर होंगे, वो मार के आएंगे छाया पाने के लिए। तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, इस वजह से वो उनको, कीटों को खाते हैं। नाइट्रोजन मिलता है, आप लोग भी खाइएगा कीड़ों को, कीड़ों को खाया कर नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है, पौधे खाते हैं। आगे देखते हैं। कह रहा अचानक आने वाले भूकंप। अचानक जो भूकंप आता है किसके समय सुरक्षा के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? अब बताइए। अगर आप मान लीजिए घर में बैठे हैं, ऐसे बताइए, घर में आप बैठे हैं और पता चला भैया भूकंप आ गया, तगड़ा सा जमीन हिलने लगी पूरा, तो आप क्या करेंगे उस समय? उसमें चेतावनी जारी की जाती है ना कि भूकंप आ रहा। लेकिन मान लीजिए आप गांव इलाके में थे, आपको नहीं पता, तो उस समय आप क्या करेंगे? आपके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं बताइए? मैं बता रहा हूं उसके लिए क्या क्या हो सकते हैं। पहली चीज तो आप घर छोड़ के भाग जाइए, कहीं ऐसे मैदान में चले जाइए जहां पर पेड़ पौधा, कोई गिरने वाला सामान ना हो। और मान लीजिए आप शहर के अंदर है, कहीं मकान मैदान नहीं है, तो क्या करेंगे आप? घर तो गिरने वाला है। तो आप ऐसे करिए, कोई मजबूत टेबल हो या कोई ऐसा मजबूत तखत हो, तखत के ऊपर टेबल रख दीजिए, फिर आप तखत के नीचे चले जाइए। तो क्या होगा, मान लिया आपकी बिल्डिंग गिरती है, तो होगा क्या? पहले टेबल टूटेगी, टेबल को तोड़ने में उसको थोड़ा सा ताकत देना पड़ेगा ना छत को, फिर तब तखत टूटेगी। फिर तो मतलब क्या, आपके ऊपर चोट तो लगेगी लेकिन बहुत कम लगेगी। ठीक है, आपका अंतिम संस्कार होने से बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? लिफ्ट का उपयोग करके नीचे, अरे भैया लिफ्ट का प्रयोग करोगे, लिफ्टें बंद हो गई तो लिफ्टें गिरने लगी तो उसी में अटके रहोगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। कहना किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे छिपना चाहिए। बिल्कुल कुछ नहीं है तो फिर वो मजबूत नीचे, जैसे मैंने बताया, टेबल हो गया, चेयर हो गई या तखत हो गया, कुछ भी ऐसा और कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई थाली या वैसे चीज दिख रहा, उस पर आप कर लिए, और कुछ नहीं मिला तो अपना दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठा लीजिए। ठीक है, थोड़ा सिर बचेगा, हाथ टूटेगा ना, जो हाथ टूटेगा तो क्या होगा, लेकिन सिर बचा रहेगा, आप जीवित रहेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। कह रहा घर की खिड़कियों के पास खड़े होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, घर की खिड़कियां ही आपको चोटिल कर देंगी। पता चला घर की खिड़की पकड़े हैं तो और नीचे तरफ गया, खिड़की सहित आपको लेके नीचे चला जाएगा। फिर कह रहा छत पर जाकर शोर मचाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, छत गिर जाएगी तो कहाँ करेंगे आप भैया? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 2 स्टार्ट हो गया हमारा, मानव शरीर। मानव शरीर देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे शरीर में हड्डियों को, जो ये हमारी हड्डियां हैं, देख रहे हो, इधर 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 सोचा तो हड्डी हड्डी तो है, पूरा हड्डी हड्डी है। अरे हमारे मांस भी है यार, ब्लड भी है, ऐसा नहीं। कह रहा हमारे शरीर में हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले मजबूत रेशों को क्या कहा जाता है? ये बात तो आपको मालूम होगी कि जो है कि
जो ये होता है, क्या कहते हैं इसको, तो क्या कहा जाता है इसको, तो उसको क्या कहा जाता है, जो रेशे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मांसपेशी कहा जाता है, श्वानुबंधन कहा जाता है, त्वचा कही जाती है, या नसें कही जाती, क्या कही जाती है बताइए। तो उस उनको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि श्वानुबंधन, श्वानुबंधन कहा जाता है, ठीक है, श्वानुबंधन कहा जाता है। तो श्वानुबंधन जिसके इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। तो होता क्या है इसमें, आप समझिए, आप जो हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, आप देखते होंगे हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चुट 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 बोलती है ना, इसे एक दूसरे से हड्डियां जुड़ी होती हैं। अगर जुड़ी ना होती तो कोई इधर भागता, कोई उधर भागता, कोई उधर भागता, कोई उधर भागता। तो होता क्या है, तो एक दूसरे से जुड़ी, उसे क्या बोलते हैं, श्वानुबंधन कहते हैं, ठीक। अच्छा, मांसपेशियों का क्या काम होता है बताइए। मांसपेशियां जो होती हैं वो हमारी सुरक्षा प्रदान करती हैं हमारे बॉडी को, तो और आंतरिक जो हमारे अंग हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान। नसें क्या होती है, इनमें खून बहता है। हमारी त्वचा जो होती है हमारी बाहरी आवरण को, तापमान को मेंटेन रखती है। ये सब चीजें, ये इंडिकेटर है, त्वचा जो हमें इंडिकेट करती है, कैसे क्या मौसम को क्या कैसे हो रहा, सब कुछ उसी इसी द्वारा हम ठंडी गर्मी गर्मी का एहसास करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। मेरे भाई बताइए कौन सी, जिससे कमजोरी महसूस होती है। बीमारी कोई भी होगी आपको, बीमारी कोई भी होगी आपको क्या होगा, वो कमजोरी महसूस होगी, चाहे वो हीमोग्लोबिन कमी हो, चाहे आरबीडब्ल्यूबीसी कमी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो होता क्या है कि आपको कमी महसूस जरूर ही होगी। जब कमी महसूस होगी तो पूछ रहा है कि जब आरबीसी कम हो जाता है, कम, तो आप किस कारण से कम होता है, कह रहा शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं या हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। अगर आरबीसी कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, तो कौन सी बीमारी होगी, आपको एनीमिया होती है। एनीमिया को अदर नाम क्या, रक्त अल्पता, मतलब कि खून की कमी। तो इससे क्या होता है, एनीमिया होता है, किसकी कमी से, आरबीसी की कमी से ना, ठीक। और स्कर्वी जो होता है, स्कर्वी, स्कर्वी जो होता है वो विटामिन विटामिन सी की कमी से होता है। अच्छा, बेरी बेरी रोग क्यों होता है, बेरी बेरी रोग जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। अच्छा, टिटनेस बताइए क्यों होता है। पहले तो टिटनेस के बारे में आप बेहतरीन जान लीजिए, टिटनेस जो होता है वो होता क्या है। टिटनेस, टिटनेस जो होता है उसको समझिए, इसको टिटनेस कहते हैं। भाई टिटनेस हो गया, हमको लोहा लग गया, टिटनेस हो गया। सिर्फ लोहे से टिटनेस नहीं होता है। टिटनेस जो होता है वो आप सड़े गले पदार्थ हो गया, गोबर हो गया, मिट्टी हो गया, जिसे आपको कहीं कटा है तो वो आपको वहां पर हो जाएगा। तो एक क्या बोलते हैं उसको, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम नामक की एक जीवाणु होता है। क्या होता है, क्लोस्ट्री सॉरी स्ट्रीडियम होता है, स्ट्रीडियम, ठीक। क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम नामक एक क्या होता है, टिटैनिक, टिटैनिक, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनिक नामक एक क्या होता है, एक जीवाणु होता है, ठीक है। यही जो है, अब ये जीवाणु कहाँ है, क्यों कहते हैं लोहा के लगने से ज्यादा होता है, लोहा में क्या होता है, ज्यादा ये पाया जाता है, ठीक। लेकिन ये सड़े गले पदार्थों में पाया जाता है, गोबर में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। थोड़ा सा देखते हैं, लाइट कट गई थी, आइए फिर से हम देखते हैं एक मिनट। तो कहा, मैं क्या बता रहा था कि टिटनेस क्यों फैलता है। टिटनेस जो होता है वो सिर्फ लोहे से नहीं फैलता है। अक्सर देखते हो जब लोग को लोहा लग जाता है तो जाते हैं, कहते हैं टिटनेस सुई लगवा लो, नहीं तो क्या होगा, टिटनेस हो जाएगा। लेकिन सिर्फ टिटनेस लोहे में नहीं होता है, वो गोबर में, मिट्टी में, हर जगह टिटनेस होता है। तो कहीं कटा आपका है तो अगर वहां उस, अगर ये बैक्टीरिया आपका क्लोस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया टिटैनिक, ये बैक्टीरिया है, अगर आपको वो उसमें मौजूद है तो आपको टिटनेस होना तय है, ठीक है। तो इसलिए ये होता है। बाकी मैंने बता दिया, बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। और ये सिस्टम थोड़ा थोड़ा सा हैक करता है, जैसे हमारे बच्चे हैक करते हैं तो सिस्टम भी हैक करता है।
हैंग मत कर भाई, क्यों हैंग कर रहा? ठीक, अब नहीं हैंग करेगा। आइए देखते हैं, चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। ये कौन सा कलर है? यही वाला कलर लेंगे। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, एनीमिया जो होता है वो आरबीसी की कमी से, हेमोग्लोबिन की कमी होती है, तो हमको एनीमिया रक्त अल्पता इसका नाम ही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चील हो गया, बाज हो गया और गिद्ध, ये जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी देख सकते हैं, या उनकी किस सुपर सेंस का कारण है? आप देखते होंगे चील क्या करता है, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, काफी ऊंचाई पर उड़ता हुआ जाता है, फिर उसका क्या होता है, फिर वो नीचे चला जाता है, फिर नीचे नीचे आता है, फिर क्या होता है वो, तो चीलबाज क्या करते हैं, बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, ठीक है, काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए जाते हैं, उसके बाद देखते हैं अपना शिकार कहाँ नीचे है, तो एकदम पंखों को अपने फैला लेते हैं, एकदम आराम आराम से उड़ते हैं, लेकिन वो जब जान लो वो पंख अपना स्थिर कर रहे हैं, तो किसी ऐसे शिकार के ताक में है जिस पर वो एक अपना टारगेट बना लिए हैं। आप भी अपना टारगेट ऐसे बना लीजिए कि नवोदय विद्यालय में हमको एक सीट लेनी है तो लेनी है, तो ऐसे ही उस पर लगे जाइए, एक टक उसी पर नजर रखिए, तो बहुत ऊंचाई से देख लेते हैं इन चीजों को। आज बड़ी समस्या लाइफ की, चील और बाज जो होते हैं ये क्यों अच्छी तरह से, मतलब काफी दूरी से भी जो है अपने शिकार को देख लेते हैं, क्यों देख पाते हैं बताइए? बताइए इनमें क्या ऐसा होता है इनमें जो, अच्छा कोई भी अगर देखने की काम बात की जाए तो देखने में क्या होगा, दृष्टि का तो काम होगा ना, तो इनकी दृष्टि इतनी ज्यादा तेज होती है, इसकी वजह से देख पाते हैं, ये क्या होती है इनकी तीव्र दृष्टि की वजह से यह अच्छा ये अपना शिकार जो है काफी किलोमीटर ऊंचाई से देख लेते हैं। सुनने की क्षमता जब होती है अगर मान लो किसी को, तो वो देखने, ये बात किसी का कह रहा है कि चील बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमें हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी से देख सकते हैं, बिल्कुल, या उनकी क्या सकते हैं, देख सकते हैं। देखने का काम किससे होता है, आंख से ही तो होता है, कान से तो होता नहीं है, नाक से तो होता नहीं है देखने का काम। रास्ते में क्या है, जागने की आदत, रात में जागने की आदत किसकी, उल्लू की होती है, उल्लू की। लेकिन यहाँ बात किसकी की रही, चील बाज और गिद्ध की जा रही। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हमारे पेट के अंदर जो हमारा ये पेट है इतना बड़ा सा डू, पेट के अंदर का पाचक रस, मतलब डाइजेस्टिव जूस जो होता है, ये मुख्य रूप से किस प्रकृति का होता है बताइए? जो हमारे अंदर एक ऐसा, जो हमारा जब हम कुछ खाते हैं पीते हैं, कंकड़ पत्थर भी खा लेते हैं, उसको पचाने का काम कौन करता है बताइए? जिसे HCl हमारे अंदर पाया जाता है, ठीक है, हमारे पेट के अंदर क्या है, HCl पाया जाता है, तो ये HCl है क्या, हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड जो होता है, ये क्या होता है, ये अम्लीय होता है। कैसा होता है, ये अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं होता है, उदासीन होगा तो भी कुछ पचा ही नहीं पाएगा, और नमकीन नमकीन से कोई लेना देना नहीं है इसका हिसाब, तो क्या होता है, कैसा होता है, ये अम्लीय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फेफड़ा, फेफड़े से मेरे हिसाब से एक आध क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा फेफड़े संबंधित, तो इसको आप जरूर करके जाइएगा। मैं आपको जो थ्योरी की क्लास पढ़ा रहा हूं उसमें फेफड़ा सहित पूरा उसका कौन सा दायां आलिन कौन बायां आलिन निलय जो सब कुछ आपको मैं उसमें पढ़ा रहा हूं, अच्छे देखिएगा कैसे वर्क करता है, कहां से ऑक्सीजन आता है, कहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये सब चीजें सब बता रहा हूं। मानव शरीर के किस मुख्य तंत्र का हिस्सा है फेफड़ा बताइए? क्या फेफड़े का काम पाचन करना होता है भाई साहब? मेरे हिसाब से तो नहीं होता है, आपके हिसाब से होता होगा। पाचन काम कौन करता है, छोटी याद करती है, बड़ी याद करती है, हमारा आमाशय होता है, ठीक। पूर्ण पाचन कौन होता है, वो बड़ी आंत में होता है, लेकिन और ये परिसंचरण तंत्र मतलब क्या होता है, और श्वसन तंत्र, ये श्वसन तंत्र में ये कार्यकर होता है। फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा हमारा ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, ऐसे ऐसे कराता है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र ये नहीं होता, उत्सर्जन तंत्र में जो गुदा हो गए ये सब चीजें आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, दैनिक जीवन में विज्ञान। अब पार्ट 3 पर हम आ चुके हैं, जो हमारा भाग 3 है, क्या है वो, दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक जीवन विज्ञान से कुछ प्रश्न किस प्रकार बनते हैं, प्रश्न को देखते हैं, आइए। कह रहा है, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां कैसे, जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, ये सब सोवा हो गया, ये सब जो होती हैं, मूली की पत्तियां हो गई, ये सब क्या होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां। और फलों को, जो फल जैसे सेब संतरा अमरूद अंगूर, ये कहता है कि हरे पत्तेदार सब्जियां और फलों को फ्रीज में रखने पर वे लंबे समय तक ताजे क्यों रहते हैं? फ्रिज आप सबके घर में होगा ना,
आप देखते होंगे मम्मी कहती है बेटा इसको लेके फ्रिज में रख दो, क्यों? शौक लगी होती है उनको फ्रिज में रखाने के लिए। या फिर आप फ्रिज देखते होंगे उसमें खाने का सामान ये सब चीजें रखी जाती हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, फ्रिज में तो जब आप सामान रखने जाते हैं, लेकिन खुला सामान उसमें कभी मत रखिएगा। जब भी रखिएगा तो पैकिंग सामान रखिएगा, पैक करके रखिएगा। अगर दूध रख रहे हैं दूध को ढक दीजिएगा, क्योंकि उसका जो वो उसमें जो गैस होती है उस गैस की वजह से खराब हो जाता है, सामान खराब हो जाते हैं। जैसे प्याज ये सब चीजों को कभी नहीं रखना, खासकर सल्फर जो चीजें होती हैं उन चीजों को नहीं रखना, जिसमें सल्फर पाया जाता है, और इन सब चीजों को नहीं रखना चाहिए उस चीजों में, तो सब खराब हो जाते हैं। मैं वो भी नहीं रखना, अदरक भी नहीं रखना चाहिए, काफी लोग रख देते हैं, अदरक को नहीं रखना चाहिए फ्रिज में। तो क्यों रखा जाता है पूछ रहे हैं? क्या फ्रिज के अंदर प्रकाश नहीं होता है? बात सही है, प्रकाश नहीं देने, प्रकाश उसका लेना देना कुछ नहीं है। प्रकाश तो आपके घर में के अंदर भी नहीं आता, लेकिन वहां क्यों खराब हो जाता है? कभी अगर प्रकाश की बात होती तो घर के अंदर भी तो प्रकाश आता है, एक बॉक्स में उठा के रख दीजिए उसमें भी प्रकाश नहीं जाएगा, तो लेकिन वहां भी खराब हो जाता है। लेकिन आगे देखते हैं क्या कह रहा, कम तापमान पर जीवाणुओं की वृद्धि धीमी हो जाती है, ये बात सही है, समझे? आप देखते होंगे ठंडी के मौसम में होता क्या है, वही दूध जो गर्मी के मौसम में वो सुबह रखे शाम तक फट गया, दोपहर तक फट गया, वही दूध दो दो दिन तक चल जाता है। क्यों? फ्रिज तो था नहीं, पूरा ठंडी का मौसम है। तो जब मौसम ठंडा रहता है तो जीवाणु जो होते हैं वो कम विकसित होते हैं, कम विकसित जब होते हैं तो आपका सामान खराब नहीं होगा जल्दी, और वही काम फ्रिज करता है। फ्रिज में क्या होता है, सामान को जब रख दिया जाता है तो उसका तापमान बहुत कम रहता है वहां का फ्रिज का, तो इस वजह से वहां पर जीवाणु कम पनपते हैं। जब जीवाणु कम पनपेंगे, जीवाणु की वृद्धि नहीं होगी, तो आपका सामान जैसे का तैसा बना रहेगा, खराब नहीं होगा। तीसरा क्या कह रहा है, फ्रिज के अंदर ऑक्सीजन बहुत अधिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑक्सीजन वहां नहीं होता है, ज्यादा होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है, बाहर से ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ होता है। अगला फिर कहना, फ्रिज से पानी निकलता रहता है। हाँ, फ्रिज से पानी निकलता है लेकिन उस टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, बाहर निकलता है उसमें जो पानी, इसका लेकिन फल खराब होने से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा पानी में तैरने और डूबने के नियम के अनुसार, पानी में तैरने और डूबने के नियम के अनुसार एक लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का बड़ा जहाज तैरता रहता है। ये तो सोचने वाली बात है, पहले मैं भी सोचता था, जब मैं छोटा था मैं सोचता था एक तो कील लेता हूं तो डूब जाती है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी जहाज होती है, नाव बोट होती है, ये सब क्यों जो है चलती रहती है, उसमें क्या रीजन है इसका? कभी फिर मैं सोचा कि यार क्यों चलती हैं ये सब चीजें। फिर जब मैं पढ़ा क्लास 8th में था, मैं किसमें था, क्लास 8th में था, तब मुझे पता चला ये क्यों तैरती हैं। आइए बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको समुद्र है, ये आपकी नदी है कुछ, और यहाँ पर मैं एक बोर्ड बना दिया, ऐसे ऐसे बोर्ड बना दिया, ठीक, अच्छा सा बना दिया वो, चलो छतरी उतरी भी लगा देते हैं छतरी उतरी भी मान लो लगा दिया, तो ये आपकी एक बोट हो गई। बोट तैरती है लेकिन एक कीली जो होती है वो क्या होती है, वो डूब जाती है। कीली को आप करेंगे डूब जाएगी, और ना जाने कीलियां कितनी कीली इसमें लगी होती है। बताइए ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? होता क्या है कि जैसे जो नाव है, नाव की जितनी मतलब वहां घनत्व डेंसिटी जो है उसकी, मतलब अपनी जितनी वजन है काफी ज्यादा पानी को हटा देती है अपने नीचे से, इस वजह से नाव नहीं डूबती है। हमेशा जब अपने से ज्यादा चीजें, जैसे कोई है, वैसे मान लीजिए इतने में नाव आप देख रहे हैं, अब जो कीली है कितना पानी हटाएगी, इतना ही तो पानी यहाँ हटाएगी। दूसरा पेन लेता हूं, देखिए कीली है तो बस इतना तो पानी हटाएगी, लेकिन ये इतनी बड़ी डूब जाएगी। लेकिन ये क्या हो रहा, यहां से लेकर के यहां तक पानी हटाएगी। अब यहां से लेकर के यहां तक कितने किलोग्राम पानी होगा, बहुत होगा, जबकि नाव उतनी भारी नहीं होती है। मान लो यहाँ नाव जो है 50 किलो है, 50 केजी है, ठीक, और यहाँ पानी जो है लगभग 100 किलोग्राम जो है ये पानी है यहाँ पर। तो नाव हल्की है, पानी हल्का है, बताइए। नाव हल्की है पानी कंपेयर में, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक पानी कितना आ रहा, 100 किलोग्राम आ रहा है, और नाव हमारी केवल 50 किलोग्राम की थी। तो जब कोई भारी सामान के ऊपर हल्की सामान जाहिर सी बात तैरेगी ना, तो इतनी क्षेत्र का पानी ये हटाती है नाव, इस वजह से ये जो है नहीं डूबती है। लेकिन कीली क्या होती है,
कीली मानता हूं मैं ये 20 ग्राम होगी, 20 ग्राम, लेकिन पानी कितना हटा रही है? 2 ग्राम हटा रही है पानी। जब पानी 2 ग्राम हटा रही है और कीली जो है 20 ग्राम है, तो क्या हो रहा, अब बताइए क्या होगा यहाँ पर? तो जाहिर सी बात है ये भारी हो जाएगी ना कीली, कीली क्या होगी? भारी हो जाएगी। जब कीली भारी हो जाएगी तो अपने से ये पानी का मतलब जाहिर सी बात है डूब जाएगी। आई बात समझ में? तो यही नियम होता है, जो कीली डूब जाती है और नाव और जहाज आपकी नहीं डूबती है। ठीक है, तो क्या होता है, कीली बहुत भारी होती है, ऐसी बात नहीं है, कीली भारी होती है विद, अगर कंपेयर के जो ये वाटर है, वाटर के कंपेयर में कीली भारी होती है, समझ में? और क्या कह रहा, जहाज का आकार ऐसा होता है कि वह अपने वजन से अधिक पानी हटाता है। बिल्कुल बात सही, अपने वजन से अधिक पानी हटाता है, समझ में आया कि नहीं? खुद 50 किलो है, पानी कितना हटा रहा है? 100 किलो हटा रहा है ना, तो ये पानी ज्यादा है। अब पानी जब ज्यादा होगा उसके ऊपर हल्की चीज तो जाहिर में तैरेगी, इसलिए तैरती है। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें, थर्ड और फोर्थ। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? पानी जहाज को पसंद करता है। अरे पसंद लेने से नहीं भैया, यहाँ पर कह रहा कील छोटी होने के कारण डल जाती है। अरे भाई का ऑप्शन बना दिया भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी गैस जलने, मतलब क्या होता है इसको, देखो फायर ना, कंबंशन फायर में सहायक करती है। क्या कहता है? वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी गैस। अब देखिए, कभी आपने देखा होगा कि जब आप चूल्हे में देखते हैं, मम्मी क्या कहती हैं, चूल्हे में लकड़ियां कैसी जोड़ी जाती हैं? एक मान लो ये लकड़ी है, ये लकड़ी तो क्या कहते हैं ऐसे उठा कर जोड़ी जाती है ना, एक यहाँ फिर एक यहाँ से उठा के नीचे गैप दिया जाता है ना। वो गैप क्यों दिया जाता है? कभी आप किसी चीज में ऐसे, मैं कैसे बताऊं आपको, एक डब्बा लीजिए और उसको बंद कर दीजिए, ठीक, थोड़ा सा केवल खुला रखिए, देखिए वो जल्दी जल्दी, एक सामान बाहर रखा वो जल्दी जलता है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो क्या करता है, वो गैस को जलाने में क्या करता है, कौन सी गैस जलाने में सहायक होती है? तो जहां ऑक्सीजन पाया जाएगा वहां पर सबसे तेज गैस चलती है। बिना ऑक्सीजन के मतलब कि बिना ऑक्सीजन के जो है कुछ जल ही नहीं सकता है, गैस जलने में सहायता करती है। तो कौन सी, अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक, गैस जलने में तो ऑक्सीजन ही होता है जो गैस जलने में सहायता करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो आग को बुझाने में काम आती है, आग को बुझाने में काम आती है, आग को बुझाने में काम आती है। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जो है NO2 जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड Na होता है, इसका फार्मूला Na होता है। तो ये जो होता है, ठीक, तो सबसे ज्यादा जो है सक्रिय मतलब सबसे वायुमंडल लगभग 71% जो होता है हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है। कहाँ? पूरे एटमॉस्फेयर में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा कारखानों के दूषित पानी को बिना साफ की नदियों में बहाने से क्या नुकसान होता है? जाहिर सी बात है, आप जो नदियों में गंदा पानी फेंकेंगे तो क्या होगा, गंदा सामान फेंकेंगे तो जल प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा तो फिर जीव जंतु मरेंगे, जीव जंतु मरेंगे तो फिर जो है हमको भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए नदियों में गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। सरकार अब क्या कर रही है, उसको रिसाइकल मतलब कि फिर से पानी को शुद्ध करने के लिए मशीन लगा रही है। पानी पहले नाले का पानी आता है, फिर वहां पर उसको साफ किया जाता है, फिर उसके बाद उसको नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे कि नदी का पानी हमारा दूषित ना हो। तो इसी प्रकार अगर हम डायरेक्ट छोड़ देंगे तो क्या होगा, वही क्वेश्चन पूछा रहा, ये कारखानों के दूषित पानी, जो कारखानों में दूषित पानी निकलता है ना, फैक्ट्रियों में काम होता है, उसके बाद उसमें से गंदी गंदी पानी निकलते हैं, वो क्या होगा, डायरेक्ट हम छोड़ देते हैं बिना साफ किए नदियों में बहाने से क्या होगा, डायरेक्ट छोड़ दें तो क्या होगा बताइए? सीधा अगर मैं किया, सीधा किसी कारखाने से कोई पानी कचरा वाला पानी निकला, सीधा मैंने नदी में छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा भाई? जीव जंतु मर जाएंगे, प्रदूषण होगा, पानी गंदा होगा, हमको स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा। बहुत सारे रीजन है, क्या क्या होगा, नदी का पानी मीठा हो जाएगा, अरे कहाँ मीठा होगा भैया, और गंदा हो जाएगा, मीठा पानी को दूषित कर देगा ना। जलीय जीवों की मृत और जल प्रदूषण होगा, बिल्कुल बात सही है। जलीय जो जीव, उसमें जो जीव होंगे, मछलियां, केकड़ा, ये सब चीज जो पाए जाते हैं, ये सब मर जाएंगे बेचारे। वर्षा अधिक होगी, वर्षा बिल्कुल नहीं होगी, पानी शुद्ध नहीं रहेगा, जितना शुद्ध पानी रहेगा उतना अच्छे से वाष्पीकरण होगा, तो ये भी नहीं होगा। मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, मिट्टी
का उर्वरा शक्ति ही खत्म हो जाएगा, उपजाऊपन की बहुत दूर की बात है। आप क्योंकि कारखाने जो पाएंगे तो केमिकल रहता है ना काफी ज्यादा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा नींबू जो होता है साधारण नमक से में डूब जाता है, साधारण नमक में डूब जाता है, लेकिन बहुत नमकीन पानी में तैरता रहता है, इसका क्या कारण है? आइए देखते हैं। यहाँ घनत्व की बात आती है। अच्छा, घनत्व होता क्या है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये घनत्व नहीं बता रहा हूं, ये मेरा हाथ है ना, हाथ देख रहे हैं, उंगलियां मैंने दूर दूर कर दिया तो क्या हुआ? इसका घनत्व क्या होगा? कम हो गया। और जैसे जैसे मैं इसको पास लाया इसका घनत्व ज्यादा हो गया। कहने का तात्पर्य यह है जब कोई चीज इकट्ठा रहता है उसका घनत्व ज्यादा होता है। उसे पानी का, अगर पानी जो है बहुत पास 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 ज्यादा रहेगा तो इसका घनत्व ज्यादा रहेगा कम रहेगा? इसका घनत्व ज्यादा रहेगा। जिसका जब घनत्व ज्यादा होता है, जब घनत्व ज्यादा होता है तो क्या होता है बताइए हमको? जब घनत्व ज्यादा होता है तो उसका भार भी ज्यादा होता है, उसका भार भी ज्यादा होता है। समझ में आया कि नहीं? आइए बताता हूं कैसे। मान लीजिए पानी है, पानी है, पानी का पहले हम पानी मान लो ऐसे ऐसे था, पूरा पूरा पानी पानी ऐसे ऐसे दूर दूर था, ठीक। लेकिन इसका क्या था? घनत्व तो कम था। पहले घनत्व क्या था पानी का? घनत्व कम। किसका? यह है पानी ना, पानी का घनत्व क्या है? कम है। लेकिन जब मैं इसमें क्या किया, इसमें मैं नमक डाल दिया, मैं लिया और इसमें क्या किया भाई साहब, हम इसमें नमक डालेंगे चाय जो हो जाएगा। पानी था, देखो देखो ये पानी था, ऐसे 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 पानी था ना। अब मैं लिया इसमें क्या किया, मैं कहा नहीं भाई मैं तो इसमें नमक डाल के मानूंगा, तो मैंने नमक डाल दिया ऐसे ऐसे। जब नमक भी इसमें मिल गया तो क्या होगा? इसका, इसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई। क्या होगा? पानी प्लस नमक, तो क्या हो गया? इसका घनत्व तो बढ़ गया, घनत्व तो ज्यादा हो गया, ठीक है। और जब कोई चीज घनत्व ज्यादा हो गया मतलब भारी हो गया। अब भारी वस्तु के ऊपर जो है सामान, मैंने बताया कि हल्की सामान तैरती है ना। सिंपल समझिए, बहुत फार्मूले पे मत जाइए, वेलोसिटी ऑफ मास इससे मत जाइए। तो होता क्या है, जब घनत्व जो होता है तो जिसका घनत्व ज्यादा होगा, तो पहले देखिए पहले क्या था, सिर्फ पानी था, इसका घनत्व कम था। तो जब इसका घनत्व कम था तो जो आपका नींबू था, ये पीला पीला जो नींबू था, वो बेचारा लेमन जो था ऐसे आपका तैर रहा था इसके ऊपर ना, इसके ऊपर सॉरी इसमें डूब गया था, क्योंकि ये तब ये भारी था। कौन? नींबू। नींबू क्या था? नींबू भारी था। समझ में आया? नींबू भारी था। लेकिन अब क्या हुआ, इसका घनत्व ज्यादा हो गया, पहले इसका घनत्व कम था तो डूब जा रहा था, अब इसका घनत्व ज्यादा हो गया तो नींबू क्या हुआ, अब ऊपर ऊपर ऐसे से तैरेगा। नींबू क्या हुआ? इसका तैरेगा ना। ये पहले डूब जा रहा था, पहले इतना पानी ले लेते, मान लो यहां तक आ जा रहा था, ऐसे ऐसे डूब जा रहा था नींबू जो है, यहाँ डूब जाता था यहाँ पहले जब पानी ऐसे था। लेकिन अब क्या है, ऊपर ऊपर तैर रहा है। समझ में आया ना? तो ऑप्शन में क्या होगा, नमकीन पानी का घनत्व तो साधारण पानी से अधिक होता है। बिल्कुल बात सही है, जो नमकीन पानी होता है उसका साधारण पानी से अधिक होता है। क्यों होता है, मैंने दोनों आपको ग्राफ बना के समझा दिया क्यों घनत्व ज्यादा होता है। नींबू पानी में हल्का हो जाता, नींबू नमकीन पानी में हल्का हो जाता है, नींबू में कोई परिवर्तन नहीं आता, नींबू जैसा का तैसा रहता है, पानी में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। नमक नींबू को पिघला देता है, ऐसा कुछ नहीं, इसमें इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है नमक। फिर क्या कह रहा हो गया, अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्या कह रहा है, पार्ट 4 आते हैं हम चौथे अपना चौथा जो पार्ट है इसका देखते हैं। क्या होता है चौथा पार्ट, सामाजिक परिवेश, जिसको कहते हैं सोशल सराउंडिंग, हमारे आसपास की चीजें। अब देखते हैं हमारे आसपास की चीजें क्या क्या है। इसे कह रहा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? इसको सबको पता होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वंदे मातरम रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हमारे हैं। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा था? हमारा राष्ट्रगान लिखा था। क्या था? राष्ट्रगान, ठीक। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दे, इधर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी जो है ये भारत कब आए थे भारत जो है 1916 में ये हमारे देश में आए थे। पहला सत्याग्रह कौन सा किया था इन्होंने? चंपारण का पहला आंदोलन कौन था किया था?
चंपारण का आंदोलन किया था, चंपारण आंदोलन। और चंपारण आंदोलन किसके कहने पे किया था, किसके, राजकुमार शुक्ल के नाम किए। कौन, राजकुमार शुक्ल जी ने इनको बुलाया था, बोला कि भैया आइए हमारे यहाँ तिनकठिया प्रणाली चल रही है, वहां पर इसको समाधान कराइए। तो ये उनके बुलाने पे गए थे। समझ में आया ना। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था, वंदे मातरम। आगे ना, फिर इस प्रकार आपको क्वेश्चन हम कराएंगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ओणम जो है, ओणम, ओणम भारत के किस राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। इसको मैं आप लोगों को बहुत बार करवा चुका हूं। आप लोग बताइए कौन सा प्रसिद्ध त्योहार है ओणम, ओणम का बताइए। ओणम कहाँ का त्योहार है, ओणम जो है कहाँ का है, ये केरल का क्या है, ओणम। अच्छा, आंध्र प्रदेश का क्या है, आंध्र प्रदेश में जो होता है एक, वो क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति। आप लोग सुना होगा ना, मकर संक्रांति का आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार होता है। क्या है, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति हमारे यहाँ भी मनाई जाती है, मतलब मीन संक्रांति, अच्छा ऐसे लिखा जाएगा संक्रांति, ठीक। अच्छा, कर्नाटक का प्रमुख त्योहार क्या है बताइए। कर्नाटक का उगादी, उगादी नाम का एक त्योहार होता है जो कर्नाटक का सबसे प्रमुख त्योहार है। तमिलनाडु का क्या है, पोंगल, तमिलनाडु का क्या है, पोंगल, तमिलनाडु का पोंगल हो गया, कर्नाटक का उगादी हो गया, केरल का ओणम है, आंध्र प्रदेश का मकर संक्रांति। ये यहाँ के प्रमुख त्योहार है। बाकी मैंने आपको बिहार का बताया था छठ पूजा, उत्तर प्रदेश का कोई सब प्रमुख त्योहार नहीं है, ठीक है। यहाँ हर तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, रंगों का त्योहार होली होता है। और मैंने किस राज्य का बताया था, पंजाब का मैंने बताया था। पंजाब का क्या बताया था मैंने आपको पिछली कक्षा में, पंजाब का मैंने बताया था, वहां पर वो मनाया जाता है, बैसाखी मनाया जाता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको करा दिया, लगभग 4 आज करा दिए, 3 और 7-8 त्योहार तो ऐसे तैयार हो गए प्रैक्टिस से। ऐसे मैं आप लोगों को मुख्य मुख्य तैयार कराता रहूंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा उत्तराखंड में स्थित भारत के सबसे पहले और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, एक मिनट रुकिए, तो हमको थोड़ा सा कुछ देखना है, 2% हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा, उत्तराखंड में स्थित भारत के सबसे पहले और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसमें 3 क्वेश्चन बना। नंबर 1, उत्तराखंड में स्थित, उत्तराखंड में स्थित, समझिएगा उत्तराखंड में वो पार्क स्थित है, इससे याद रखो कहां स्थित है, उत्तराखंड में। दूसरे नंबर पे देखेंगे, सबसे भारत के सबसे पहले और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे पहला और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे पहला क्या राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। समझिए क्वेश्चन को ऐसे समझिएगा आप, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। तीसरा क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा, जो बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, क्या है, यहां पर बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, संरक्षण के लिए जाना जाता है। ये एक क्वेश्चन से आपका 3 उत्तर निकलने वाला है। अब आप बताइए, एक उत्तर से, एक प्रश्न से 3 उत्तर निकलने वाला, हमको आप समझाइए कौन सा बनेगा इसमें, बताइए कौन सा उत्तर बनेगा। अरे यार लाइट चली गई है, आज तो लाइट की बड़ी प्रॉब्लम हो रही, तो मैं क्या आपको बता रहा था, हाँ, तो ये इसको जो है क्या कहते हैं, अरे भाई बड़ी समस्या है, तो समझते हैं तो क्या कह रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो उत्तराखंड में कौन सा पार्क पाया जाता है, उद्यान पाया जाता है, पहला एक चीज हो गया। दूसरा देखेंगे, भारत में सबसे ज्यादा मतलब कि सबसे पुराना कौन सा उद्यान है, ये देखना है। और तीसरा जो है हम देखेंगे क्या, बाघों का संरक्षण जो है कहाँ प्रदान होता है, बाघों का जो संरक्षण है वो कहाँ मिलता, कहाँ दिया जाता है, किस मतलब राष्ट्रीय उद्यान में दिया जाता है, तो हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होता है। यहीं पर हमें, ये कहां पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और इसे जो है इसे क्या है, बाघों का संरक्षण यहाँ प्रदान होता है। अच्छा, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका ये कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है।
उड़ीसा में ही तो है। और उसके बाद फिर ये आपका सुंदरबन कहाँ है, ये सुंदरबन आपका कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल जानते हैं ना, अपना जो पड़ोसी है क्या बोलते हैं, उसी में है। ठीक है, कहाँ, पश्चिम बंगाल में है, सॉरी पश्चिम बंगाल, ये बिहार का पड़ोसी है। ये उड़ीसा नहीं, ये सॉरी मैंने इसको गलत बताया, ये असम में है। ठीक है, कहां पर है ये असम में है, मैं खुद ही भूल गया, काजीरंगा। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है हमारा, गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहां पर है, गुजरात में है। ठीक, ये कहां पर है गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा, गुजरात में है। ठीक, 18 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पौधों से प्राप्त नहीं होता, कौन सा रेशा पौधों से प्राप्त नहीं होता बल्कि रासायनिक रूप से कारखाने में बनाया जाता है। बताइए कौन सा रेशा, जो एक नायलॉन होता है ये प्लास्टिक से बनाया जाता है, यही जो होता है रासायनिक कारखानों में बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये जूट जो होता है ये एक प्राकृतिक रेशा होता है। ठीक है, ये ज्यादातर पश्चिम बंगाल में साइड में उगाया जाता है। और पटसन, पटसन जो है ये भी एक प्राकृतिक रेशा तैयार किया। और सूत जो है ये भी कॉटन, जिसे इंग्लिश में कॉटन कहते हैं, ये भी प्राकृतिक रेशा की। नायलॉन जो है ये एक कृत्रिम रेशा है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, ये अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, आज का ये आखिरी प्रश्न। भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, तो क्या है यहां लिख लेते हैं हम, भारत की राजधानी क्या है भाई साहब, भारत की राजधानी, एक मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा सभी राज्यों की राजधानी। भारत की राजधानी क्या है हमारी, दिल्ली है, दिल्ली से लाएंगे बिल्ली। तो किस नदी के किनारे ये बसा हुआ है, तो ये हमारा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कहां पर, यमुना नदी के किनारे हमारा बसा हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है। गंगा जो है, गंगा और यमुना का जो संगम होता है वो कहां पर होता है, प्रयागराज में होता है। कहां होता है, प्रयागराज में होता है। ठीक, गंगा और यमुना का संगम। नर्मदा और गोदावरी जो एक प्रकार की, नर्मदा और तापी जो है, ये गोदावरी जो होता है ये कहाँ गिरती है, पश्चिम बंगाल में गिरती है, सॉरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन नर्मदा जो है ये अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है मतलब। लेकिन नर्मदा और तापी जो नदियां हैं ये कहाँ गिरती हैं, असम में, सॉरी अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। ठीक हो गया, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। उसके बाद तब तक आप लोग पढ़ते लिखते रहिए अच्छे से, समझ में आया। बाकी आप लोग ये सब लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर पढ़ें। दोस्तों के साथ शेयर करके पढ़ेंगे आपको मजा आएगा, आनंद उठाएंगे उसका, और समझ आप लोगों की विकसित होगी। तो बाकी कोई समस्या होती है इस दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए 8005257808, इस पे कॉल करिए, हम आपसे रूबरू होंगे कॉल के माध्यम से और आपका समस्याओं का मैं समाधान करूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आप लोगों को अभी मॉडल सेट करवाता रहूंगा, जो प्रैक्टिस सेट रीजनिंग करवा रहा हूँ वो, और सरजी सर जो मैथ करवा रहे हैं, और सरजी सर का पेड जो है, जो मैथ जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। आप लोग ज्वाइन करिए और उसके बाद फिर उसका लाभ उठाइए। ठीक है, तन मन से पढ़ाई करिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का आज्ञाओं का पालन करिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।